आज का क्लास हम लोग बिलियन के लिए स्पेशली रूप से बना रहे हैं। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बिलियन क्या है। हमने 2 वीडियो पीछे आप लोगों को दिया है ठोस अवस्था के लिए, और आज का पूरा वीडियो बिलियन के हर एक पॉइंट्स को बारी बारी से हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बिलियन क्या है। बिलियन किसे कहते हैं? हमारे जीवन में बिलियन हर जगह है। जैसे दवाइयाँ हैं, हम लोग नमक को और पानी को मिलाते हैं, वो भी एक बिलियन है। तो प्रश्न आता है कि बिलियन क्या है, किसे हम बिलियन कहते हैं, या उसको डिफाइन करना हो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिलियन क्या है, तो 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब यहां शब्द आता है समांगी क्या है और विषमांगी क्या है। समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी जैसे कोई ऐसा मिश्रण जिसमें पूरी अवयव संपूर्ण पार्ट्स में क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं, वो क्या हो जाता है, समांगी हो जाता है। और विषमांगी होता है जिसका संपूर्ण प्रकार में अवयव जो होता है संपूर्ण रूप से नहीं घुला हुआ रहता है। जैसे आप पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार, तो उसमें 2 शब्द आता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसे हमने पानी और दूध को मिला दिया, तो आप देखेंगे कि पानी और दूध में आप उसको मिलाने के बाद किसी पार्ट से अगर जो निकालते हैं, जैसे यहाँ पे पात्र है और हम चम्मच से कहीं से निकालते हैं दूध को, तो पानी और दूध की जो मात्रा होगी हर जगह क्या होगी, समान रूप से होगी। लेकिन अगर जो वही विषमांगी मिश्रण होगा तो उसमें कोई भी 2 अवयव अगर जो मिला होगा, और अगर जो उसको इस पार्ट से निकालें चाहे यहाँ से निकालें, अगर जो इसमें मिला हुआ है विषमांगी है, तो यहाँ पे अवयव मान लीजिए कि 2 अवयव है, एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। तो यहाँ पे अवयव ए और अवयव बी की जो मात्रा होगी, यहाँ पे अवयव ए और अवयव बी की मात्रा नहीं होती है। ये दर्शाता है कि ये क्या है, विषमांगी है। ठीक है, तो हम लोग को विषमांगी शब्द को भी बताया मैंने और समांगी शब्द को भी बताया। यानी विलयन क्या है, इसको समझना है कि विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण से बनने के बाद जो तैयार होता है घोल, उसको क्या कहते हैं, विलयन करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। एकदम सिंपल भाषा में इसको समझना है। ये 2 अवयव कौन कौन होते हैं, या 2 से अधिक अवयव कौन कौन होते हैं? एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। किसी विलयन में 2 विलय भी हो सकते हैं। जैसे आप चीनी और नमक की थोड़ी थोड़ी मात्रा और जब पानी में डालते हैं तो वहाँ पे विलय 2 हो गया, एक जल में एक नमक हो गया, चीनी हो गया। यानी जिसकी मात्रा कम हो वो क्या हो जाता है, विलय। जिसकी मात्रा कम हो वो क्या हो जाता है, विलय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हो जाता है विलायक। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि अगर जो हम पानी और नमक इसमें घोलते हैं, पानी को और नमक को, तो नमक हम मान के चलते हैं कि 20 ग्राम इसमें मिलाते हैं और पानी इसमें उपस्थित है 250 ग्राम। विलयन आपका तैयार होता है 270 ग्राम। तो इसमें अवयव नमक जो है ये कम मात्रा में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और इसमें पानी क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विलय क्या है और विलायक क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित वह अवयव जिसकी मात्रा बहुत ही कम होती है वो विलय कहलाता है, और किसी भी विलयन में उपस्थित वह अवयव जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार को। विलयनों का प्रकार क्या है। यहाँ
आपको मैंने लिखा है काफी स्पष्ट रूप से, विलयन में एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। अवयव ए की जगह विलेय और विलायक कुछ भी हो सकता है, और अवयव बी की जगह पर भी विलेय और विलायक हो सकता है। अब यहां देखेंगे कि कोई ऐसा विलयन बन रहा है जिसमें गैस और गैस का विलयन हो रहा है, मतलब विलेय के रूप में भी गैस है और विलायक के रूप में भी गैस है। तो उसकी परिणाम क्या होगी, यानी वो विलयन होगा गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में। जैसे हम उसके लिए उदाहरण यहाँ पे पेश किए हुए हैं वायु। वायु में क्या होता है? गैस गैस का विलयन होता है, यानी जब भी गैस और गैस का विलयन होगा तो वह द्रव और ठोस नहीं बनेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा हम लगाएंगे दिमाग तो समझ सकते हैं कि गैस और गैस का जब भी विलयन होगा तो क्या होगा? गैसीय अवस्था में होगा, यानी उसकी दशा क्या होगी? गैसीय अवस्था में होगी। और जैसे में उदाहरण में आपका वायु है। अगला पॉइंट हम समझते हैं कि दूसरा अवयव में हम क्या लेते हैं? गैस को लेते हैं, और अवयव ए में गैस है और अवयव बी में द्रव है। मतलब यहां विलेय भी गैस हो सकता है और विलायक भी गैस हो सकता है, लेकिन उसकी दशा क्या होगी समझने का बात है कि गैस और द्रव को जब एक साथ मिलाते हैं तो उसकी दशा हमेशा द्रवीय अवस्था में होगी, क्योंकि वो जब भी द्रव गैस होता है तो द्रव में घुलता है ना, यानी द्रव के अंदर वो विलीन हो जाता है, अर्थात द्रव उसमें हमेशा विलायक के रूप में हो जाता है और गैस जो होता है उसमें विलेय के रूप में हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे सोडा वाटर के बोतल को देख सकते हैं। सोडा वाटर जो भी होते हैं उसमें क्या होती हैं? CO2 गैस क्या होती है? घुली हुई रहती हैं, और जैसे ही हम लोग बोतल को खोलते हैं तो बाहर की तरफ फेंकने लगता है। आपने देखा होगा कि स्प्राइट्स के बोतल्स में या जो भी सोडा वाटर की बोतल होती हैं, जब हम उसको क्या करते हैं गर्म अवस्था में या उसको थोड़ा सा हिलाकर अगर जो खोल दें तो उसमें भरी हुई गैसें तेजी से द्रव को लेकर बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसलिए उसमें क्या भरा होता है? गैस भरा होता है। आप अगला पॉइंट देखेंगे, ये गैस और ठोस, यानी तीसरा है गैस और ठोस, यानी एक अवयव गैसीय अवस्था में है और दूसरा अवयव क्या है? ठोस की अवस्था में है। तो उसकी भी दशा हमेशा क्या होगी? ठोस अवस्था में ही होगी, यानी गैस अपनी दशा को नहीं दर्शाता है। गैस हमेशा विलेय के रूप में होगा और ठोस विलायक के रूप में होगा। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे शीशे के अंदर, PV में H2 गैस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगला है द्रव और द्रव का। आप इसको समझ सकते हैं, द्रव और द्रव का। आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तेल रिफाइनरी में जब तेल का शोधन किया जाता है तो उसमें भी बहुत सारी जो जीवाश्मीय ईंधन होता है, यानी जो तेल होता है मिश्रित रहता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, लेकिन उसकी डेंसिटी के आधार पर, उसकी घनत्व के आधार पर उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है। तो वो भी जो विलयन बनता है द्रव द्रव का बनता है। लेकिन एक बात और बता दूं कि अब तेल पानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पायस आ जाएगा। मैं इसको आगे डिस्कस करता हूं कि पायस क्या है, समझ रहे हैं ना? यानी जो तेल है वो तेल से ही मिलेगा, यानी एक तेल का तेल से द्रव, जैसे कि द्रव पानी भी है और तेल भी है, लेकिन वो मिश्रित नहीं होगा, इसलिए वो उसमें एग्जाम्पल नहीं आएगा, वो दूसरा बात हो गया, यानी पायस हो गया, है ना। यहाँ पे हम लोग को समझना ये है कि द्रव द्रव का विलयन कौन है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे हमारे फार्मर्स हैं, क्या करते हैं? दूध में पानी मिला देते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता है, और वो पानी मिला देते हैं और हम उसको ले भी लेते हैं, लेकिन पानी जो उसमें मिलाई जाती है वो क्या करते हैं? दूध की जो गाढ़ापन है उसको और क्या कर देता है? तनु कर देता है, पतला कर देता है। तो ये दूध और पानी जब मिलता है तो बिल्कुल संपूर्ण प्रकार में मिश्रित हो जाता है, यानी ये द्रव द्रव का विलयन है। या नींबू को जब हम निचोड़ते हैं पानी में, तो नींबू का जो रस होता है वो भी क्या होता है कि पानी में संपूर्ण प्रकार में क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है, मिल जाता है। ये भी द्रव द्रव का उदाहरण है। अगला पॉइंट है ठोस और द्रव। अगला जो विलयन का प्रकार है ठोस और द्रव। एक अवयव ठोस अवस्था में हो, दूसरा अवयव द्रव अवस्था में हो, तो उसकी भी दशा क्या होगी? द्रवीय अवस्था में होगी। देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं जल और नमक। अगर जो किसी भी जल में यानी पानी में जब नमक को घोला जाता है तो NaCl क्या हो जाता है? उसमें विस्तृत हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जल में चीनी को भी जब घोला जाता है तो भी वो क्या हो जाता है? संपूर्ण प्रकार में विस्तृत हो जाता है। यानी जल क्या है? द्रव अवस्था में है, और चीनी क्या है? नमक क्या है? ठोस अवस्था में है। यानी ठोस और द्रव, यानी ठोस और द्रव का यहाँ पे मिश्रण
देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है ठोस और ठोस का। ठोस और ठोस का यानी आपने कभी मिश्र धातुओं के बारे में सुना होगा। मिश्र धातुएं जैसे आपने ब्रांस, इसमें क्या होता है, कॉपर और जेडन जिंक को मिलाया जाता है। कांस्य, कांस्य में भी क्या होता है, मिश्रण होता है। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें ठोस ठोस का मिश्रण होता है। मतलब कॉपर यानी तांबा भी क्या है, ठोस अवस्था में होता है, और जेडन जिंक भी ठोस अवस्था में होता है। और जब दोनों मिलता है तो एक मिश्रित धातु का निर्माण करता है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं, वो भी ठोस अवस्था में ही होता है। तो आप समझ चुके होंगे, मैं अभी विलयनों के प्रकार की चर्चा की है। विलयनों के प्रकार अभी यहाँ पे हम लोगों ने 6 पढ़ा। कौन कौन? तो गैस गैस का, गैस द्रव का, गैस ठोस का, द्रव द्रव का, द्रव ठोस का एंड ठोस ठोस का। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले तो गैस गैस, द्रव द्रव, ठोस ठोस 3 ऐसे हो गया, और फिर गैस ठोस और गैस द्रव 2 हो गया, एगो द्रव ठोस हो गया, 3 गो ये एक्स्ट्रा हो गया, और इस तरह से मिलाकर 6 हो गए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम पढ़ेंगे मोललता क्या है और मोलरता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि अंतर स्पष्ट करिए। बहुत बार बच्चे लोग जब इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो गलती हो जाती है। मैं दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताता हूं कि मोललता क्या है और मोललता क्या है। इसमें मोललता यानी मोलालिटी एंड मोलरता यानी मोलारिटी। मैं यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक दिया हूं। यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक और 1 लीटर विलयन। किसी भी 1 किलोग्राम विलयन में विलायक, सॉरी यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता। ठीक है, और मोलरता जब आएगा तो वही डिफिनीशन हो जाएगा कि 1 लीटर विलायक में नहीं, विलियन में। यहां देखिएगा, विलायक यहां पे लिखे हुए हैं और यहां पे विलियन लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, मोललता में क्या है, 1 किलोग्राम विलियन नहीं, विलायक, विलियन नहीं विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। लेकिन मोलरता क्या है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको पीछे करके 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा और सुन कर लिख लीजिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भुलाइएगा। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया। अब यहाँ पे देखिए, मोललता बराबर विलेय की मोल संख्या बटा विलायक का किलोग्राम में मान, और मोलरता में क्या होता है, विलेय की मोल संख्या बटा विलियन लीटर में मान। और इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक, पीपीएम एंड पीवीएम। अब देखेंगे हम लोग सांद्रण को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं। सांद्रण को व्यक्त करने के लिए 2 विधि है। जैसे किसी भी विलयन में किसी भी अवयव को मिलाया जाता है तो उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही, उसको कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा मिलीग्राम में है, मतलब बिल्कुल कम मात्रा में। जैसे आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा टंकी होता है पानी का, अब बड़ा सा पानी का टंकिया में अगर जो 1 चम्मच चीनी डाल के दिला दें तो में कितना मात्रा रहेगा, बहुते कम। और वो पूरा 1 चम्मच चीनी से एक पानी का टंकी होता है, उसका क्षमता होता है 50,000 लीटर, लाखों में उसकी क्षमता होती है। और उसमें 1 चम्मच चीनी क्या काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। यानी वो बिल्कुल मिलीग्राम में है, मिलीग्राम से भी कम मात्रा में है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। मतलब किसी भी विलयन में या 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा मिलीग्राम से भी कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। समझ चुके होंगे, जिसे हम पीपीएम कहते हैं। दूसरा आता है पार्ट्स परसेंट बाई मास, यानी प्रतिशत द्रव्यमान।
प्रतिशत द्रव्यमान क्या है कि किसी भी बिलियन में उपस्थित प्रतिशत द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो उस अवयव का मात्रा बटा बिलियन की मात्रा गुने 100, विलेय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा गुने 100, यानी परसेंट बाई मास किसी भी बिलियन में उपस्थित किसी विलेय या विलायक के मात्राओं को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परसेंट बाई मास कहते हैं। यानी किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा या किसी अवयव की मात्रा को जब प्रतिशत में बताया जाता है तो क्या कहलाता है, परसेंट बाई मास कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके हैं दोनों पॉइंट्स को। पार्ट्स पर मिलियन मतलब वह मात्रा जो मिलीग्राम में हो किसी भी बिलियन में, यानी बहुत ही कम मात्रा में हो। परसेंट बाई मास मतलब कि किसी भी बिलियन में उपस्थित किसी भी अवयव की मात्रा प्रतिशत में जब व्यक्त की जाती है तो वो क्या कहलाती है, परसेंट बाई मास कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट, मोलों के रूपों में व्यक्त करना। यहाँ पे मोल प्रभाज का अर्थ है कि किसी भी बिलियन में विलेय की क्या मात्रा है और विलाय की क्या मात्रा है, मोलों में उसको व्यक्त करने की जो प्रणाली होती है उसे मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे कि मोल प्रभाज क्या है, अगर इसको डिफाइन करना हो तो किसी भी बिलियन में उपस्थित किसी भी एक अवयव की मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। फिर से एक बार समझेंगे कि किसी भी बिलियन का मोल प्रभाज क्या है, तो किसी बिलियन में किसी एक अवयव क्या या तो विलेय हो सकता है या नहीं तो विलायक हो सकता है, तो उसको बोलेंगे कि किसी एक अवयव का मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है। यहां पे देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि अवयव ए है, अवयव ए मतलब कोई एक अवयव ए है, तो जिस अवयव को हमें मोल प्रभाज निकालना होगा वो अवयव की मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा और बिलियन एन, ये आप देख सकते हैं, यानी स्मॉल एन अवयव ए की मोल संख्या को दर्शाता है और कैपिटल एन अवयव बी की मोलों की संख्या को दर्शाता है। और जब ए और बी दोनों की मोलों की संख्या को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिलियन का कुल मोल संख्या हो जाएगा। अर्थात यहां समझ सकते हैं कि अवयव ए का मोल संख्या क्या है, अवयव ए का मोल संख्या यह दर्शाता है कि किसी भी बिलियन में उपस्थित अवयव ए की मोलों की संख्या और तब बिलियन के मोलों की संख्या के जो अनुपात आएगा वो हो जाएगा अवयव ए का मोल संख्या। और जब अवयव बी का मोल संख्या पूछेगा तो फिर बी का अवयव का मोल संख्या ऊपर हो जाएगा, अर्थात उस अवयव का, यानी कैपिटल एन से यहाँ पे बी अवयव का मोल संख्या दर्शाया गया है, यानी ये ऊपर हो जाएगा और बिलियन का मोल संख्या नीचे हो जाएगा। यहाँ पे खूब अच्छा से इसको हमने दर्शा दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिलियन में मोल प्रभाज एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मोल प्रभाज क्या है, कि किसी भी अवयव का, अवयव ए हो चाहे अवयव बी हो, जिस अवयव का मोल प्रभाज निकालना होगा उसको शाब्दिक अर्थ में समझिए कि बाटा के ऊपर रख देंगे। अब बाटा का नीचे जो रहेगा वो बिलियन का मोल संख्या रहेगा। अवयव ए होगा तो बाटा के ऊपर ए रहेगा, अवयव बी होगा तो बाटा के ऊपर अवयव बी रहेगा। समझ गए होंगे, यानी किसी भी बिलियन का मोल प्रभाज उस अवयव का मोल संख्या बाटा बिलियन के मोलों की संख्या, डेट सल। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अब समझेंगे। गैसों की विलेयता के संबंध में हेनरी ने एक नियम का प्रतिपादन किया, बहुत फेमस है हेनरी का नियम। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हेनरी का नियम क्या है। गैसों की विलेयता के संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया। उसने बताया कि किसी दिए गए ताप पर गैसों के विलायक में विलेयता उसके आंशिक दाब का सीधा समानुपाती होता है। क्या दिया कि किसी दिए गए ताप पर गैसों की विलायक में विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अर्थात कि गैसों की जो विलेयता है उसमें कितनी भी गैस मिल जाए और उसका जो दाब होगा आंशिक रूप से देखा जाएगा तो वह एक दूसरे के समानुपाती होगा। तब तो समझिएगा कि गैस एक दूसरे से क्या हो गया है, मिल गया है, या गैस द्रव में चाहे गैस में क्या हो गया है, विलीन हो गया है, विस्तृत हो गया है। द्रव में गैसों की विलेयता के लिए 3 कारक हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि द्रव में गैसों की विलेयता के कितने कारक हैं। तो पहला कारक है कि गैस एवं द्रव की प्रकृति कैसी है।
गैस में विलेयता, कोई गैस होगी जिसमें विलेयता तेजी से होगी, कोई गैस ऐसी होगी जिसमें विलेयता स्लो होगी, कोई ऐसा द्रव होगा जिसमें कोई भी, जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसी गैसें हैं जो जल में नहीं घुलती, बहुत ऐसी गैसें हैं जो जल में काफ़ी तेजी से घुल जाती है। तो जो तेजी से घुलने का गुण रखती है उसमें विलेयता ज़्यादा दर्शाएगी, और जो घुलती ही नहीं है तो विलेयता ही नहीं होगी। और कुछ क्या होती है, मंद गति से विलीन होती है। और दूसरा इफेक्ट होता है ताप का। कोई भी चीज़, जब किसी चीज़ में क्या होता है, विलय होता है, तो उसके अणु जब दूर दूर जाएंगे, जब ताप उसका बढ़ जाएगा तो दूर दूर जाएंगे तो उसमें खाली स्थान बच जाएगा, जिसमें वो आसानी से क्या हो जाएगा, समा जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए, हम बहुत सारे जब वायुमंडल गर्म हो जाते हैं तो उस तरीके की स्थिति जब आती है तो उसको भरने के लिए खाली गैसें आती हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा चीनी की जब चाशनी बनाती है तो उसमें ठोस और द्रव की विलेयता होती है। इसका एग्जाम्पल हम आगे की तरफ देखेंगे। तो उसी प्रकार गैसों की जो विलेयता होती है तो उसको जैसे ताप मिलेगा ना तो गैस के अणु दूर दूर जाएंगे और उसमें समा जाएगा। यानी ताप बढ़ने से भी उसके विलेयता पर इफेक्ट आता है और दाब बढ़ने से भी उसके विलेयता पर इफेक्ट आता है। यानी तीन ही कारण होता है, यानी गैस और द्रव की प्रकृति, ताप और दाब, तीनों कारक होते हैं उसकी विलेयता पर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। गैसों की विलेयता जब खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग समझ चुके होंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में विलेयता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठोस विलयन क्या है। हम आपको बता दें कि ठोस विलयन, जब एक ठोस एक दूसरे ठोस अवस्था में एक अवयव दूसरे अवयव से जब मिल जाता है तो ऐसे बने विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। ये ठोस विलयन जो होते हैं, मतलब जब एक अवयव ठोस अवस्था में होता है और दूसरा अवयव ठोस अवस्था में होता है, और जब वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इससे जो विलयन बनता है उससे क्या बोलते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतराकाशी ठोस विलयन। कौन कौन होते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतराकाशी ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन क्या होता है, जब कोई विलय की परमाणु कि विलाय के परमाणु के स्थान पर जब विलय के परमाणु अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि तालिबान के लोगों ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और उस पर कब्जा भी कर लिया, यानी अफगानी लोगों को जो शासन था उसको हटा दिया और अपना शासन ला दिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिस्थापित, जैसे विलाय का जो जगह था, विलाय के जगह को हटाकर क्या हो गया, विलय अपना जगह बना लेता है, और इस प्रकार के जो इसमें विलयन तैयार होता है इसको प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। लेकिन अंतराकाशी ठोस विलयन में ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो जगह तो बनाता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बनाता है, खाली स्थान वाले में जगह बनाता है। जैसे अंतराकाशी ठोस विलयन में क्या होता है कि जो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के अणुओं के बीच में जो छिद्र बच जाते हैं, जो खाली स्थान बच जाते हैं, उसमें अपना जगह बनाते हैं। मतलब आतंकवादिया रहता है लेकिन लुका के रहता है, उसमें छुप कर रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है। तो अंतराकाशी ठोस विलयन को समझना है। अंतराकाशी ठोस विलयन में क्या होता है कि विलाय के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसमें वो समा जाता है, उसमें वो लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, इसको समझने के लिए मैंने ऐसा बोला, इसको परिभाषित करेंगे। प्रतिस्थापित ठोस विलयन वैसे ठोस विलयन को कहते हैं जिसमें विलायक के अणुओं के स्थान पर विलय के अणु अपना स्थान ले लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। अंतराकाशी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अंतराकाशी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि उसके विलायक के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान बचता है, उस खाली स्थान में विलय के अणु आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। अब नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें आपको मिलेगा राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म, जल का शुद्धिकरण, प्रसरण, इन सारी टॉपिकों पर विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा।